हे डियर लर्नर्स, तो आज शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट पोएम जो है द ट्रीज रिटन बाय एड्रियन रिच हु इज़ अमेरिकन लाइक मोस्ट ऑफ अस पोएट्स इन आवर पोएट्री बुक। तो एड्रियन रिच की इमेज मैंने ऐड कर दी है। ये है एड्रियन रिच और जल्दी से आते हैं हमारे अबाउट द पोएट के बारे में जानते हैं पोएट के बारे में। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग कि मैंने इसमें समरी को ऐड नहीं किया है, स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में ऐड नहीं किया है। दैट विल बी कवर्ड इन पार्ट 2। पार्ट 1 में वी विल बी जस्ट कवरिंग अबाउट द पोएट, व्हाट इज़ द पोएम अबाउट, सेंट्रल थीम, आइडिया एंड सो मेनी अदर थिंग्स, एंड समरी विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। अबाउट द पोएट, ये एड्रियन रिच हैं जिनका लाइफ स्पैन है 1929 टू 2012। रिसेंट है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। अमेरिकन पोएट हैं, एसेइस्ट हैं और फेमिनिस्ट भी हैं। फेमिनिस्ट मतलब कि जो पहले औरतों पे बहुत अत्याचार होते थे, पहले औरतों को पढ़ने लिखने का, घर से बाहर निकलने का उनको कैद करके रखा जाता था उस ज़माने में, तब औरतों के लिए आवाज़ उठाने का काम करती थी। बहुत ऐसे और भी लोग हैं, तो वो ये एड्रियन रिच जो है उनमें से एक है जो औरतों के हक के लिए लड़ती हैं। सी इज़ नोन फॉर हर स्ट्रॉन्ग वॉइस अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस, पेट्रियार्की एंड इनइक्वालिटी। हर पोट्री ऑफन डील्स विद आइडेंटिटी, फ्रीडम एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। अब इनकी जो पोइट्री है इसमें जनरली ये क्या है, ये क्यों जानी जाती है मेनली क्योंकि जितने भी सोशल इंजस्टिस हैं औरतों को लेकर के, या फिर और भी कई बुराइयां हैं, जैसे कि दहेज के लिए औरतों को मार देना, अगर बिटिया हुई है घर में उसको मार देना, बच्चों को, बिटिया है तो उसको पढ़ने नहीं जाने देना, ये सभी चीज़ें जो सोशल इंजस्टिस हैं इन सब के खिलाफ लड़ने के लिए। और पेट्रियार्की मतलब पुरुष सत्तात्मक समाज, मतलब कि ऐसा घर जिसमें घर का मेन जो मालिक कहें, मास्टर आप कहें, वो किसी मेल को माना जाए, उन्हीं किसी मेल का ही माना जाएगा, चाहे वो काम करता हो या ना करता हो, कुछ भी ना करता हो, पर फिर भी उसी की ही बात मानी जाएगी। ये होती है पेट्रियार्की। और इनइक्वालिटी मतलब जो मेल और फीमेल जेंडर का जो इनइक्वालिटी है, मैंने भी बताया, वो सभी चीज़ें, इन सब के खिलाफ ये आवाज़ उठाती हैं। और इनकी पोइट्री है ये भी इन्हीं सब, मेजरली इन्हीं सब टॉपिक्स को डील करती है। और जो रिलेशनशिप है ह्यूमन एंड नेचर का, ह्यूमन मतलब इंसानों का और नेचर का आपस में क्या संबंध है, कैसे संबंध हैं, नेचर का बैलेंस कैसे बदल रहा है, ह्यूमंस का क्या उसमें रोल है, ये सभी चीज़ें इनकी पोइट्री डील करती है। हिंदी एज ऑलवेज मैंने ऐड कर दिया है, वो देख लीजिएगा। आते हैं अबाउट द पोम। अब ये पोम क्या है और किस बारे में है। द ट्रीज इज सिम्बॉलिक पोम। डू रिमेंबर कि ये एक सिम्बॉलिक पोम है। सिम्बॉलिक पोम है दैट टॉक्स अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। एड्रियन रिच यूजेस द इमेज ऑफ ट्रीज टू रिप्रेजेंट नेचर्स स्ट्रगल टू ब्रेक फ्री from human confinement. The poem conveys a message about the importance of letting nature grow freely. Simply इस पोएम के दो मीनिंग्स हैं। एक इस पोएम की है लिटरल मीनिंग मतलब एग्जैक्टली जो वर्ड्स लिखे गए हैं उसी मीनिंग को जानना, दिस इज कॉल्ड द लिटरल, शाब्दिक अर्थ जिसको कहेंगे। और दूसरी इसकी एक सिम्बॉलिकल मीनिंग है। सिंबल, अगर आप कुछ वीडियोस में मे बी यू मस्ट हैव बीन टोल्ड कि ये पोएम नेचर के बारे में बात करती है। ऑब्वियसली दिस पोएम टॉक्स अबाउट नेचर के फ्रीडम के बारे में, कि नेचर को कैसे फ्री रहने देना चाहिए। आजकल जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो नेचर को कैसे अपने आप में जकड़ के रख रहे हैं, उसको कैद कर दे रहे हैं, बांध दे रहे हैं, एक ट्री के थ्रू हमें रिप्रेजेंट किया है। ये तो इसकी लिटरल मीनिंग हो गई। लेकिन इसकी सिंबॉलिकल मीनिंग ये है कि ये जो ट्री है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो ट्री है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वुमेन को, मतलब कि महिलाओं को, वुमन को, कि ट्रीज़ का जो भी चीज़ें ट्रीज़ को लेकर के बताई गई हैं, आप जस्ट ये समझिए कि यहाँ पे ट्रीज़ की जगह पे वुमन को रख दीजिए, औरतों को, और तब इसकी मीनिंग क्या है कि एग्जैक्टली वुमन को जैसे सप्रेस किया गया है, जैसे वुमन को दबाया गया है, उनको जकड़ के बंधनों में बांधा गया है,
उससे लिबरेशन की बात करती हैं कि कैसे वुमन को फ्री होने देना चाहिए। ये इसकी सिंबॉलिकल मीनिंग है, इसलिए इस पोएम को सिंबॉलिक पोएम भी कहा गया है। तो इसकी दो मीनिंग है, एक द ट्रीज लिटरल मीनिंग हो गया जो नेचर के बारे में बात कर रही है, और दूसरा सिंबॉलिकल मीनिंग इज मेटाफोरिकल मीनिंग इज टॉकिंग अबाउट द वुमन के लिबरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। थीम इसकी क्या है? द मेन थीम ऑफ द ट्रीज इज फ्रीडम and the reclamation of nature's space. It reflects how nature, when suppressed, finds its way back to its original home. अब ये कह रही है ये पोएम कि इसकी मेन थीम यही है कि ये बता रही है कि जो द ट्रीज यानी जो ट्री है यानी कि नेचर और महिलाएं कैसे जब उनको दबाया जाता है, जब उनको सप्रेस किया गया है, तो वो कैसे अपनी जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपनी जगह ढूंढ लेते हैं। ये नेचर या वुमेन दोनों कोई भी हो, कैसे वो जब भी उनको दबाया गया है उन्होंने किस तरीके से अपना रास्ता निकाल लिया है खुद को फ्री करने का, फ्रीडम का। ये इसकी थीम है। नेक्स्ट कम्स द central idea of the poem. The poem conveys that nature cannot be controlled forever. Even if humans try to confine it, nature will find a way to restore its balance. कह रहा है कि ये पोएम जो है ये मैसेज कन्वे कर रहा है कि नेचर कभी भी नेचर को कंट्रोल हमेशा के लिए कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि ह्यूमन जब भी ये कोशिश करते हैं कि नेचर को वो सब दबा लें, खुद में कैद कर लें, तो वो कहीं ना कहीं से एक रास्ता निकाल लेता है नेचर और खुद को रीस्टोर जरूर कर लेता है और अपना बैलेंस पृथ्वी पर कैसे उसको बैलेंस करना है वो अपना रास्ता निकाल लेता है, वो अपना रास्ता बना लेता है, अपना संतुलन खुद फिर से रीस्टोर कर लेता है। और सेम सिम्बॉलिकली अगर देखें तो इसका वुमेन्स के लिए यह है कि वुमेन भी कैसे, वुमेन को जब दबाया जाता है पहले ज़माने में औरतों को, आज हम बिल्कुल फ्रीली पढ़ रहे हैं, आज लड़कियां पढ़ रही हैं, बाहर आ रही हैं, घूम रही हैं, जा रही हैं, लेकिन पहले ज़माने में औरतों को इतना सप्रेस किया जाता था कि उनको घर में भी घूंघट करके रखना पड़ता था। तो जब भी औरतों को भी इतना दबाया जाता था तो कैसे उनको कभी भी ये कहा जा रहा है कि कभी भी औरतों को भी उतना सप्रेस नहीं किया जा सकता, हमेशा के लिए उनको सप्रेस नहीं किया जा सकता। जब भी किसी ने कोशिश की है कहीं ना कहीं से कैसे भी उन्होंने अपना रास्ता निकाल लिया है, खुद को स्थापित किया है, खुद को रिस्टोर खुद फिर से कर लिया है। ये इसकी सेंट्रल आइडिया है। नेक्स्ट कम्स द स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। दिस आई विल कवर इन द नेक्स्ट पार्ट। मैंने बताया है इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। जस्ट स्किप दिस एंड कम टू द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस poem and other things also. Rhyming scheme is the poem is written in free words. There is no fixed rhyming scheme here. तो इस पोएम में राइमिंग स्कीम नहीं है, फ्री वर्ड्स में लिखा गया है। फ्री वर्ड्स मतलब कि ऐसा पोएम जिसका लाइंस जो हैं एक पोएम्स की वो एक दूसरे से सिमिलर नहीं रहती हैं, उनके जो लास्ट के वर्ड हैं एक दूसरे से सिमिलरली साउंड नहीं करते हैं, एक दूसरे से तुक में नहीं बैठते हैं। हो सकता है कुछ लाइंस लंबी हों, कुछ लाइंस छोटी हों, कुछ लाइंस के एंड में कोई और वर्ड आता हो, कुछ के एंड में कुछ और, लेकिन वो एक दूसरे से तुक में ना बैठे, यानी कि लय उनका नहीं बनता है, उसको बोलते हैं फ्री वर्ड्स। ना ही उसमें मीटर होगा, ना ही उसमें स्कीम होगी, तो उसको बोलते हैं फ्री वर्ड्स। तो इसमें भी ये भी फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। लिटरेरी डिवाइसेस में क्या क्या यूज किया गया है? पर्सोनिफिकेशन का यूज यहाँ पर किया गया है। डू रिमेंबर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए। ट्रीज को ना पर्सोनिफाइड किया गया है यहाँ पे। ट्रीज आर गिवन ह्यूमन क्वालिटीज ऑफ मूविंग एंड स्ट्रगलिंग। पर्सोनिफिकेशन होता क्या है? जब भी हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसे शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं जैसे वो कोई लिविंग थिंग हो या ह्यूमन बीइंग हो, कुछ उनके जैसे क्वालिटीज डिपिक्ट करते हैं उनको, तब तो ट्री जो यहाँ पे है ये ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, पर फिर भी हम इसे एज ए ह्यूमन बीइंग यूज कर रहे हैं कि ये ट्री जो हैं मूव कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग इसे हम देख रहे हैं, इसलिए इसको हम पर्सोनिफिकेशन का यूज भी कहेंगे।
नेक्स्ट कम्स द इमेजरी। इमेजरी का मतलब क्या है? विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ ट्रीज मूविंग, ग्लास ब्रेकिंग, स्मेल ऑफ लीव्स। किसी भी पोएम को जब आप पढ़ते हैं, यू जस्ट समटाइम्स यू जस्ट थिंक कि एग्जैक्टली द लाइन्स यू आर जस्ट रीडिंग, द सेम थिंग इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ योर आइज। तो वो चीज़ें बिल्कुल आपके सामने एग्जैक्टली हो रही हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जब आपको लगे कि नहीं, एकदम विविड पिक्चर, एकदम क्लियर पिक्चर आपको दिखाई दे, उसको बोलते हैं इमेजरी। जब आप पढ़ें तो लग रहा है कि सामने सेम वही चीज़ें हो रही हैं, इमेजरी इसको कहते हैं। नेक्स्ट इज इंजावमेंट। इंजावमेंट क्या होता है कि जब भी हम प्रोज लिखते हैं तो प्रोज में तो जनरली कॉमा और फुल स्टॉप होते हैं लाइनिंग्स लिखते टाइम। पोइट्री में क्या होता है कि कहीं पे कॉमा होगा, कहीं फुल स्टॉप होगा, कहीं कोलन होगा, कहीं सेमी कोलन होगा, कहीं इन्वर्टेड कॉमा। लेकिन ऐसे पोएम्स जिनमें किसी भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं होता है, लाइंस में बिल्कुल कहीं पॉज नहीं है, कहीं फुल स्टॉप नहीं है, कहीं कॉमा नहीं है, बस लाइंस फ्लो कर रही हैं कंटिन्यूअसली, तो ऐसे पोम्स की लाइन को हम इंजावमेंट कहते हैं। इंजावमेंट, ठीक है। और वो नेक्स्ट लाइन भी आ जाती है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? ट्री, अगेन ये जो पर्सोनिफाइड हमने यूज किया था, पर्सोनिफिकेशन, ट्रीज। ट्रीज यहाँ पे सिंबलाइज किसको कर रहा है? नेचर्स अर्ज फॉर फ्रीडम। ट्री को हमने क्या, किससे सिंबलाइज किया? मतलब नेचर को हमने यहाँ पे किससे सिंबलाइज किया? ट्री से। तो ट्री और नेचर दोनों एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मेटाफर का यूज कहा जाएगा। सो डू रिमेंबर दीज ऑल पॉइंट्स कि कहाँ कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया गया है। मोरल मैसेज इज दिस कि नेचर शुड बी अलाउड टू लिव फ्रीली, ह्यूमन इंटरफेरेंस मस्ट नॉट डिस्ट्रॉय इट्स बैलेंस। कहा जा रहा है कि नेचर जो है, प्रकृति को अपने आप में फ्री रहने देना चाहिए, उन्हें फ्री छोड़ देना चाहिए, ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रकृति का बैलेंस खोएगा, इंसानों का भी बैलेंस खो जाएगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इंसानों का इंटरफेरेंस कम हो और प्रकृति को खुद से ग्रो करने दिया जाए। जब हम ये पोएम पढ़ेंगे, वी विल गेट टू नो कि कैसे एक पेड़ को, जब पोएट जो है वो देख रही हैं एक पेड़ को कुछ लिखते हुए अपने रूम में, तो वो देख रही हैं और सोच रही हैं कि एक पेड़ को कैसे किसी घर में लगाया गया है और वो पेड़ कैसे हिल रहा है, वो कैसे स्ट्रगल कर रहा है जंगल में जाने के लिए, क्योंकि एक्चुअल प्लेस उस पेड़ का क्या है? फॉरेस्ट है, क्योंकि घर में उसको लगाया गया है। तो सेम यही है सिम्बॉलिकली, अगर इन द सेंस ऑफ वुमेन्स भी देखें तो यही है कि इन वुमेन को भी फ्री रहने देना चाहिए, ह्यूमन को, यानी कि जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है उसको, औरतों को उतना सप्रेस नहीं करना चाहिए, उनका बैलेंस रहने देना चाहिए। माइंड मैप इज देयर फॉर यू। सेंट्रल आइडिया इज नेचर्स फ्रीडम, trees breaking barriers, moving silently at night, returning to forest, human confinement versus nature's will। ये है आपका माइंड मैप, इसको याद कर लीजिएगा। These are the NCERT question answers which I have brought for you, and last one is a thank you note for you that always remember respecting nature is respecting life। अगर हम नेचर को रिस्पेक्ट करते हैं और अगर हम वुमेन को रिस्पेक्ट करते हैं तो we are respecting our life as well। So this was all about the important things of the poem, and the next part will be covered. Take your time, take a screenshot of the question answers. I hope that everything is clear in this video. Literary devices, central theme, central idea about the poem, introduction, everything is covered here. This is all for this poem. मिलते हैं अगली वीडियो में जो होगी इस पोएम की समरी के बारे में, दैट आई विल बी कवरिंग। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।